चलिए, सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आज पहली क्लास हो रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन है, ठीक है? इस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग समझेंगे और जो हमारी जो समझ जो होगी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले आपको पढ़ना क्या-क्या है, ठीक है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है? उसके बाद कांग्रेस के गठन से पूर्व की स्थापित प्रमुख संस्थाएँ, ठीक है? आज मुख्यतः ये इन्हीं दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे क्योंकि इसमें ही हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है? साथ में हमारा प्रयास होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, जहां से कहा जाता है से राष्ट्रवाद की एक नई लहर आपको देखने को मिलती है, तो हम लोग इसे भी कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले जो बेसिक चीज जो है उस पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं ताकि आपकी भी समझ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं ना, भारत में राष्ट्रवाद का उदय नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने हैं भारत में, ठीक है, आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर आपने आधुनिक क्यों कहा? क्योंकि ये राष्ट्रवाद जो राष्ट्रीय आंदोलन जो देखते हैं ये आधुनिक राष्ट्रवाद के अंदर ही आता है, ठीक है? ये आधुनिक राष्ट्रवाद का हिस्सा है। आधुनिक कहने से मेरा अर्थ ये है से भारत में राष्ट्रवाद का उदय केवल इसी समय में नहीं हुआ था। आप प्राचीन काल में जाओगे, जिस समय आप मौर्य साम्राज्य आप देखोगे तो उस समय भी एक राष्ट्रवाद थी। जहां पे आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का विकास किया था, तो कहीं ना कहीं से आप वहां पर भी आप राष्ट्रवाद को जोड़कर आप देख सकते हो, ठीक है? राष्ट्रवाद का मतलब ये होता है अपने राष्ट्र से प्रेम। ये कई मायनों में हो सकता है, ठीक है? अपने राष्ट्र से प्रेम कई मायनों में हो सकता है। ये अगर इसको बहुत अगर ज्यादा हो जाता है तो कहीं कहीं पे नकारात्मक सेंस में भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना? लेकिन मुख्यतः हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के लिए जरूरी है आधुनिक राष्ट्रवाद, इसलिए मैंने इसमें आधुनिक लगा दिया। से राष्ट्रवाद पहले भी था, मौर्य साम्राज्य के समय में आप देख लोगे, गुप्त साम्राज्य के समय में आप देखोगे तो राष्ट्रवाद वहां पर भी था। देखिए आधुनिक राष्ट्रवाद को कई चरणों में हम लोग बांटते हैं, इसको जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की शुरुआत कहां से होती है, अगर आपसे अगर ये पूछा जाएगा तो ध्यान में रखना 1857 की क्रांति जो थी, महान क्रांति जो थी, यहीं से राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, ठीक है? आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत। आप इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, उससे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक पौधा जो होता है, ठीक है, एक पौधा जो होता है वो क्या होता है ना, जड़ से उसको निकलने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो मिट्टी से निकलने के लिए ना प्रयास करता है। उसका थोड़ा सा आप देखेंगे, उसका कली जो होता है थोड़ा सा पुश करने का काम करता है बहुत ही शुरुआती पीरियड में, ठीक है? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में 1857 की महान क्रांति वही है जो पौधे का जो बीज जो होता है उसकी थोड़ा सा उस प्रष्टुफुटन का कार्य मतलब किया, 1857 की महान क्रांति, ठीक है? लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं जो है इसको कई चरणों में बांट के देखा जाता है। जैसा अगर अगर आपसे कोई पूछेगा प्रथम चरण अगर कब से कब तक है, तो प्रथम चरण आप लोग ध्यान में रखना, कांग्रेस की स्थापना जो होती है ये आपका पहला चरण होगा, ठीक है? और कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और यहां से लेकर जो पहला चरण जो रहेगा, ध्यान में रखना, 1905 तक पहला चरण रहेगा, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होता है और कांग्रेस की स्थापना के अंतर्गत इसको उदारवादी चरण भी कई बार कहा जाता है, ठीक है? ये प्रथम चरण है, उदारवादी चरण है, ठीक है? उसके बाद आप देखिएगा 1905 के बाद क्या होता है, कांग्रेस में विभाजन हो जाता है और ये दूसरा चरण का प्रारंभ जो होता है इसी विभाजन के साथ होता है। ये दूसरा चरण जो भारतीय राष्ट्रवाद में आपको निकल कर आएगा 1905 से लेकर 1919 तक, ये दूसरा चरण के अंतर्गत हम लोग इसको रखेंगे। अब आता है तीसरा चरण, ठीक है? ध्यान में रखना कि तीसरा चरण अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चरण जो आता है गांधी जी के आगमन के बाद, ये चरण जो होता है मुख्यतः निकल कर आता है, ठीक है? तो गांधी जी के आगमन के बाद जब ये चरण जब निकल कर आएगा तो इस चरण को आप लोग हम लोग ध्यान में रखना, 1900 मुख्यतः 19 से लेके हम लोग इसको 1942 तक इस चरण को हम लोग रख सकते हैं। इसको गांधीवादी चरण कहा जाता है, ठीक है? आप बताओगे से गांधी जी तो 1915 में आ गए थे, लेकिन गांधी जी का जो स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रोसेस जो था वो लगभग कई वर्षों के बाद शुरू होता है, क्योंकि गांधी जी शुरुआती वर्षों में रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, ठीक है? 1915 से लेकर 1920 तक का जो मुख्यतः जो उनका कार्य प्रणाली था वो भारत भ्रमण का था।
वो भारत को समझ रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि उनका जो बहुत ही कम समय भारत में बीता था। तो उनका कहना ये था कि भाई जब तक मैं भारत को नहीं समझूंगा, तो मैं भारत के लोगों को नहीं समझूंगा, तो किस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी भी आंदोलन का प्रारंभ कर सकते हैं। तो शुरुआती वर्षों की बात करेंगे, 1915 से लेकर 1920 तक का जो साल जो था, 5 वर्षों का साल जो था, इन्होंने पूरे भारत भ्रमण करके भारत के लोगों को समझा, यहाँ के कल्चर को समझा, यहाँ के संस्कृति को समझा। ठीक है, क्योंकि गांधी जी भारत में न के बराबर रहे थे। मतलब उनका मुख्यतः देखोगे तो भारत में ही उनका पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुआ, लेकिन बहुत सारा समय उन्होंने जब मतलब एक आदमी का उम्र होता है ना, जब समझ जब उनका जब डेवलप होता है, तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। ठीक है, तो मुख्यतः गांधीवादी चरण को हम लोग जो यहाँ पे रख रहे हैं, 1920 से 1942 रख लीजिए, या फिर 1919 भी कह सकते हैं, बहुत लोग 1915 भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना। एक आखिरी चरण भी माना जाता है, ठीक है, ये बहुत जगह पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता, 1942 से प्रारंभ होता है और ये तब तक रहेगा जब तक भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल जाएगा। ठीक है, इसको भारतीय स्वतंत्रता का चरण भी आप कह लीजिए। ठीक है, मुख्यतः 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन से प्रारंभ होता है। अब भारत को स्वतंत्रता जो होता है, इस चरण में मुख्यतः मिल जाता है। ठीक है, कई जगहों पे आप देखेंगे तो एक चरण के बारे में और भी लिखा रहता है, लेकिन मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, ये गांधीवादी चरण से पहले ही आएगा। ये चरण मुख्यतः 1923 से लेके 1929 तक ये होता है। ठीक है, इसको बहुत लोग क्रांतिकारी चरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन चरण में, ठीक है, हमको बहुत ही अधिक प्रयास करना पड़ा, बहुत ही क्रांतिकारी गतिविधियां आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी संस्थाएं निकल कर आएगी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा तरह तरह के यहाँ पे क्या आपको प्रयास आपको देखने को मिलता है, असहयोग भी इसी चरण में है, खिलाफत जैसा आंदोलन भी आपको इसी चरण में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मुख्यतः कुछ चरण है। ठीक है, क्योंकि आंदोलन जो है सो ऐसा नहीं से मतलब 1900 कांग्रेस की स्थापना से शुरू हुआ और कंटिन्यूसली 1942 तक चलते रहा, नहीं, कई चरणों में शुरू हुआ। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी आए, बहुत सारे लोग आए, उनके विभिन्न विभिन्न मत था। ठीक है, उस हिसाब से इसको चरणबद्ध तरीके से इसको बांटा गया। ठीक है, ये बस समझने के लिए था, इसका कोई रियलिटी से इसका कोई नाता नहीं है, बस मैंने समझाने के लिए आपको ये बताया। जैसे देखते हैं ना, नीति निर्देशक तत्व को समाजवादी, ठीक है, क्या क्या डिफाइन करते हो, गांधीवादी, उसके उदारवादी से डिफाइन करते हो, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार का कोई बंटवारा नहीं किया गया। उसी तरह से ये भी जो था समझने के लिए था, मैंने बस समझाने के लिए ये आपको बताया। अब जो हमारा जो मेन जो टॉपिक है क्या है, तो ध्यान में रखना, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। अब मैं मेन टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से रखना। इसमें मैं आपको यह भी बता दूंगा प्रीलिम्स के लिए क्या है और मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बता रहा है, भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों और ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित संस्थाओं, विचारों एवं संस्थाओं से उपजी प्रेरणा के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया को, परिणाम को बताया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ, इस संदर्भ में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ध्यान में रखना, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रवाद का उदय का सबसे कारण जो था ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। ठीक है, उनकी जो नीति जो थी काफी ऑपरेसिव नीति थी, उसके वजह से भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, और साथ में ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित संस्थाएं, ठीक है, विचार, संसाधनों से उपजी प्रेरणा के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम को बताया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है उसको जरा समझ में रखिएगा, यहाँ पे इसको ध्यान में रखना। एक लेखिका जो थी रजनी पाम दत्त, ठीक है, लेखिका का नाम जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, क्या नाम है इसका, है रजनी पाम दत्त। ठीक है, ये लेखक का नाम है, लेखिका है, और इन्होंने जो किताब जो लिखी, तो उस किताब का नाम है इंडिया टुडे। ठीक है, ये इंडिया टुडे की लेखिका है, 1940 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया टुडे किसके द्वारा लिखा गया, तो रजनी पामदत्त, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना। इन्होंने क्या बताया था, इनका एक स्टेटमेंट भी है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बीपीएससी ने भी कई बार पूछा है, तो ध्यान में इसको रखना है। प्रसिद्ध लेखिका रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश शासन की संतान और इसका परिणाम कहा। ठीक है, मतलब भारतीय राष्ट्रवाद जो है क्या है, ब्रिटिश शासन की संतान है और उसी का क्या है, परिणाम है। ये कथन किसका है, तो ध्यान में रखना, रजनी पाम दत्त। रजनी पाम दत्त ने किस पुस्तक को लिखा था, तो लिखी थी, तो क्या बताएंगे, पुस्तक का नाम क्या था, इंडिया टुडे। ठीक है,
जब जब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप बताइएगा। जैसे अभी आपसे पूछा गया है, बताइए इंडिया टुडे पुस्तक का लेखक का नाम क्या है, तो ध्यान में रखना रजनी पामदत्त। ठीक है, उनका स्टेटमेंट क्या है, तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश शासन की संतान और इसका परिणाम है। किसने कहा था, तो रजनी पामदत्त। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक नीतियों तथा कुछ तक उस नीति की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप उभरा, किंतु विभिन्न परिस्थितियों एवं कारकों के समग्र विश्लेषण के पश्चात कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति के परिणाम न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। ये इंट्रो में आप लिख सकते हो। कहां पे लिख सकते हो पता है, जब आपसे पूछा जाए कि बताइए भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लिखने के लिए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो, भारतीय राष्ट्रवाद औपनिवेशिक नीतियों तथा कुछ सीमा तक उस नीति के प्रक्रिया का परिणाम स्वरूप उभरा। ठीक है, और फिर उस काउंटर करने के लिए यह भी लिख सकते हो, किंतु विभिन्न परिस्थितियों एवं कारकों के समग्र विश्लेषण के पश्चात कहा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक कारण या परिस्थिति का परिणाम न होकर विभिन्न कारकों का सम्मिलित प्रतिफल था। परफेक्ट इंट्रो है किसके लिए, 7 नंबर या फिर 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है, जहां पे प्रश्न ये होता है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को लिखे। ये बीपीएससी में पीवाईक्यू में ऑलरेडी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय। देखिए यहाँ पे दे दिया ना आधुनिक राष्ट्रवाद, दैट मीन्स कभी आप लोग इसको सोचते नहीं है आधुनिक राष्ट्रवाद का अर्थ क्या हुआ। इंटरव्यू में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, तो आप ये मत कहना से राष्ट्रवाद का उदय कांग्रेस की स्थापना के बाद हुआ। राष्ट्रवाद भारत में पहले भी था, हमेशा से रहा है राष्ट्रवाद। अगर मान लीजिए किसी कोई एक राज्य है, राज्य का नाम ही मैं ले लेता हूँ मिथिला, तो मिथिला के लोगों के लिए मिथिला के प्रति जो प्यार है, सम्मान है, रिस्पेक्ट है, एक सीमा के अंदर रहते हो, तो मिथिला में राष्ट्रवाद तो है कि नहीं है। तो प्राचीन समय की बात हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य का इतना विस्तार किया, ठीक है, अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य जो था, ठीक है, तो वो क्या था, वो भी तो एक राष्ट्रवाद का ही तो परिणाम है ना। तो यहाँ पे जो राष्ट्रवाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, ये आधुनिक राष्ट्रवाद है। और इसका उदय कब हुआ, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में। ठीक है, भारतीयों में चेतना का उद्भव ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीतियों एवं कुशासन का परिणाम था। अब भारतीयों में चेतना का उदय कैसे हुआ, तो ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति जो कि बहुत ही मतलब साम्राज्यवादी थी, और साथ में उनका कुशासन मतलब बैड गवर्नमेंट के कारण क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। सरकार ने जो परिवर्तन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में किए, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस का अत्यधिक शोषण हुआ, जिससे जनता में असंतोष की भावना ने एक व्यापक रूप ले लिया। अब यहाँ पे सरकार ने जो परिवर्तन आर्थिक रूप से परिवर्तन का अगर आपसे एग्जाम्पल अगर दिया जाए, तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया, अस्थायी बंदोबस्त जिसको कहते हैं, महलवारी व्यवस्था हो गया। ये सब क्या था, राजस्व को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने आर्थिक स्तर पर परिवर्तन किया, जो ब्रिटिश के फेवर में तो था लेकिन भारतीयों के फेवर में नहीं था। राजनीतिक स्तर पर भी बहुत अधिक चेंज किया गया। जैसे बोलोगे राजनीतिक स्तर पे क्या होता है, राज्य हड़प की नीति डलहौजी को जो थी, ठीक है, कुशासन का आरोप लगा के अवध का अधिग्रहण करना, ये सब जो थे राजनीतिक स्तर पर बदलाव हुए, जिससे लोगों में असंतोष की भावना बढ़ी। सामाजिक स्तर पर भी बहुत बदलाव किया गया, जैसे सती प्रथा का अंत कर दिया गया, विधवा पुनः विवाह की शुरुआत की गई, जो क्या बोलते थे, जो पूर्वज की संपत्ति जो था उसमें अधिकार ले लिए गए, बहुत सारी चीजें थी। तो इस वजह से क्या हुआ, सामाजिक क्षेत्र में भी बदलाव हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में भी बदलाव हुआ, आर्थिक क्षेत्र में भी बदलाव हुआ। कुछ बदलाव इसमें अच्छे क्या बोलते हैं पर्पज से किए गए, उसका उद्देश्य अच्छा था। लेकिन उस समय जो भारतीय का जो हमारा जो उस समय जो सोच जो था, या हमारी जो उस समय जो कल्चर जो था, उसको हम लोगों ने अपने आप पे अतिक्रमण समझा। ठीक है, इस वजह से भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब ये कथन मैं क्यों बोल रहा हूं कि सती प्रथा का जो अंत जो हुआ, तो अच्छा कार्य था, लेकिन उस समय हम लोगों ने क्या समझा, सो ब्रिटिश जो है जो हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यों में मतलब क्या कर रही है ना, एक तरह से अतिक्रमण कर रही है। तो हम लोगों ने उसको अपने ऊपर मतलब एक तरह से अन्याय के रूप में समझा। विधवा पुनः विवाह, मान लीजिए उस समय जो एक मैरिज का एक सिलसिला था, 7 साल 8 साल छोटी बच्ची का भी विवाह हो जाता था, ठीक है, और शादी हो जाने के कई वर्षों के बाद वो अपने ससुराल जाती थी। अब क्या होता था, 5-6 साल का बच्चा लड़का है, 5-6 साल की लड़की भी है,
अब इसमें क्या हुआ, दोनों का शादी हो गया जब उनके पास किसी भी प्रकार की सोचल शक्ति भी नहीं थी, बिल्कुल भी होश नहीं है। अब लड़की अपने मायके चली गई, लड़का अपने घर चला गया, अब पता चला कुछ दिन के बाद लड़का का डेथ हो गया। अब ऐसे कंडीशन में 5-6 साल की बच्ची को जीवन भर मतलब क्या होता था, एक विधवा का जीवन जीना पड़ता था, जबकि वो अपने पति को जानती भी नहीं है, से उसे कभी उसके साथ कभी रही भी नहीं। तो कितना ये खराब प्रथा था। तो इसको विधवा पुनर्विवाह को 1856 में 1856, आई थिंक 1856 है ना, हाँ, उसको फिर से मतलब क्या कर दिया गया, शुरू कर दिया गया। तो ये सब तो अच्छा था, लेकिन हम लोगों ने उसे क्या समझा, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से अपने आप पे अतिक्रमण समझा। जिस कारण से भी क्या हुआ, हम लोगों में मतलब उस समय के जो भारत के लोग हैं, इसलिए मैं हम लोग अगर कह रहा हूं तो दैट टाइम इंडियन समझिएगा, तो असंतोष की भावना बढ़ी और वो जो था एक अपना व्यापक रूप ले लिया। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरी तरफ अंग्रेजों ने पाश्चात्य शिक्षा, अब यहाँ पे देखना ब्रिटिश की जो नीति जो थी, अब पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत क्या हुआ, उन्होंने अपनी शिक्षा, उनकी जो अपनी जो शिक्षा व्यवस्था जो थी, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, उसको हम तक लादने की कोशिश किया। क्योंकि उनको क्या चाहिए था, प्रशासन चलाना है, प्रशासन चलाने के लिए उनको क्या चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए। एम्प्लॉय कहाँ से आएगा, कर्मचारी कहाँ से, भारत के लोगों को ही तो बनाएंगे ना, क्योंकि उनको छोटे कार्य करवाने हैं। तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए तो ब्रिटिशर खुद ही थे। जो निचले दबके का जो कार्य था, जैसे किरानी का काम हो गया, कलर का काम हो गया, ऑफिस बॉय का काम हो गया, बहुत सारी चीजें जो थी, तो उसको करवाने के लिए उन्होंने सोचा था भारतीयों को इसके लिए ट्रेन किया जाए। जब भारतीयों को जब ट्रेन किया जाए तो उसके लिए सबसे पहला जो था अंग्रेजी शिक्षा उनको देना। क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि ऑफिस में काम करने वाला कोई क्लर्क है, ठीक है, अधिकारी सब तो ब्रिटिश है, लेकिन क्लर्क को अगर अधिकारी से अगर उनके साथ कम्युनिकेट करना है तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा तो आनी चाहिए ना। इसलिए पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने क्या किया, विकास किया भारत में। ठीक है, फिर साथ में डाक व्यवस्था लेकर आई, और साथ में आप देखोगे तो डाक और तार भी आया, रेल, ट्रेन भी आया। ठीक है, साथ में छापे खाने आए, प्रिंटिंग प्रेस आया। अब ये सारी चीजें हम लोगों पे जो लादा गया, वह निगेटिविटी के लिए था। उन लोगों ने सोचा से इससे हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ब्रिटिश को तो लाभ हुआ ही, लेकिन साथ में इन सारे ही चीजों से हम लोगों ने भी जमकर फायदा उठाया। ठीक है, रेल का विकास इसलिए हुआ था क्योंकि रेल का विकास करने का उद्देश्य ये था, तो ट्रेन से मतलब क्या करना, सेना को एक जगह से दूसरे जगह मतलब क्या था, ले जाना था। इसलिए भारत में जितना भी स्टेशन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको कैंट लगा हुआ मिल जाएगा। जहां पर भी कैंट होगा ना, वो आर्मी छावनी होता है। और कैंट जो होता है ना, वो स्टेशन के नाम से जुड़ा होता है, जैसे आगरा कैंट, दिल्ली कैंट, ठीक है, अंबाला कैंट, बहुत सारा कैंट लगा हुआ रेलवे स्टेशन में आपको मिलेगा। तो वहां से ट्रेन शुरुआत होती थी, और उसका उद्देश्य यही था, तो सेना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, सेना के रसद को ले जाना। वो बहुत कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो पाए, क्योंकि 1857 के क्रांति के समय आप देखोगे ब्रिटिश जो थी बहुत जगह पे कम्युनिकेशन नहीं कर पाई थी, बहुत सारे रीजन की वजह से। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सेना को मूव करने में बहुत दिक्कत हुआ था। इसलिए 1857 के बाद रेलवे का विकास बहुत तेजी से होता है। ठीक है, हालांकि ट्रेन तो 1853 में आ गई थी, लेकिन विकास जो था 57 के बाद खूब तेजी से होना शुरू होता है। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे भारतीयों के भी आत्म चेतना में रेल से क्या होता है, विकास होता है। इससे हम लोगों को भी क्या हुआ, लाभ हुआ। हालांकि ब्रिटिश लाभ पहुंचाने के लिए रेल नहीं लेकर आए थे, लेकिन हम लोग, होता है ना कोई आदमी, जैसे मान लीजिए कोई आदमी जो है सो आपको नुकसान करना चाहता है, इसलिए आपके प्रति कुछ करे, लेकिन उससे क्या हो जाए, सडन आपका फायदा हो जाए। रेल का आविष्कार भी वैसा ही कुछ था। प्रिंटिंग प्रेस जब आया तो प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, बहुत अधिक, बहुत सारे मतलब जो भारतीय जो प्रेस का जो था, यहाँ पे क्या हुआ, उदय हो गया। अब भारतीय प्रेस जब आया, मतलब विकास जब हुआ, तो उन्होंने ब्रिटिश नीतियों के बारे में उन्होंने छापना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, भारतीय प्रेस जब आया तो जाहिर सी बात है भारतीय भाषाओं में छापेगा। अब भारतीय भाषा अगर मैं कह रहा हूं तो हिंदी ही केवल मत समझिए, हिंदी हो गया, मराठी हो गया, गुजराती हो गया, पंजाबी हो गया, इन सब में क्या हुआ, बहुत अधिक न्यूज वगैरह ये सब निकलना शुरू हुआ। तो इसे ये सब जो न्यूज जो छपती जो थी ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ समझ छपती थी, तो लोगों को पता चला से ये ब्रिटिश शासन जो है से कितना ही मतलब जो है क्या है, साम्राज्यवादी है, और कितना ही मतलब नुकसानदायक है भारतीयों के लिए। इसे लोगों में क्या हुआ, आत्मचेतना का विकास हुआ। अखबार सब तक पहुंचने लगा, घर घर तक पहुंचने लगा, रोज के रोज ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ मतलब ये छपती थी। इससे मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश को जब लगा से भाई ये तो उल्टा पड़ गया मेरे पे, छापे खाने का आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस, तो उन्होंने मतलब क्या किया,
भारतीय प्रेस पे क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इसके लिए लेकर आए उन्हें वर्नाकुलर प्रेस है। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी, देसी। ठीक है, देसी भाषा के अखबारों को प्रतिबंध करने के लिए कौन सा एक्ट लेकर आया लिटन के समय, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में ही आता है। इसमें जितने भी भारतीय भाषा जो थी उस सब को बंद कर दिया गया। ठीक है, भारतीय भाषा में अंग्रेजी नहीं शामिल होगी। दैट मीन्स उस समय जो अखबार जो चल रही थी वह केवल अंग्रेजी की अखबार थी। सारे भारतीय भाषाओं के अखबार पे सेंसरशिप लगा के क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्योंकि मतलब वो भारतीय अखबार कर क्या रहे थे, ब्रिटिश की खराब नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए लगा ब्रिटिश को, अरे भाई अगर ये सारी बातें, हमारा सारा पोल खुल जाएगा, जैसे भारत के जो लोग जो थे उस समय क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर देंगे। इसलिए क्या करो, प्रेस पे ही सेंसरशिप ला दो। ठीक है, तथा एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली। ठीक है, एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रशासनिक प्रणाली जिसमें एक दूसरे से तालमेल बना हुआ रहे, और लेकिन जब डिसीजन मेकिंग का जो क्षमता जब आए, जब एक व्यक्ति ले पाए। ठीक है, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट क्या होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं डिसीजन लेने के लिए। एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली जब आ जाएगा तो उसमें क्या होगा, डिसीजन मेकिंग एक लोगों के पास होगा। इससे क्या होगा ना, एक तरह से अखंडता बनी हुई रहेगी। ठीक है, तो ये ब्रिटिश का ही दिया हुआ है। यद्यपि इसका विकास व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से प्रशासनिक संचालन की दृष्टि से किया गया था, तथापि इन सभी ने राष्ट्रीय चेतना के उद्भव एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये सारी चीजों को लाया गया था ब्रिटिश अपने प्रशासन को चलाने के लिए, लेकिन ये सारे चीजों ने मिलकर मतलब क्या किया, भारतीय राष्ट्रीयता की चेतना का उद्भव भी किया, और साथ में मतलब क्या किया, विकास भी किया। ठीक है, उद्भव करने का मतलब वहां से मतलब प्रारंभ हुआ, और जब प्रारंभ हो गया तो भाई जाहिर सी बात है विकास भी होगा। तो इन सारे ही चीजों से मतलब क्या हुआ, विकास हुआ। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान में रखना, बिना सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से राष्ट्रवाद कभी हो ही नहीं सकता है। बिना इसके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बिना राष्ट्रवाद की भावना में विकास नहीं हो सकता है। अब बोलेगा सर कैसे नहीं हो सकता है, तो राष्ट्रवाद की भावना का मतलब होता है एक तरह से अपने राष्ट्र के प्रति आपसी प्रेम। और जब आपसी प्रेम कब होगा, जब आप में क्या होगा, सामाजिक और धार्मिक स्तर पे आप एकीकृत हो जाएंगे। अब मान लीजिए देश में बहुत अधिक ऊंच नीच, अमीर गरीब, ठीक है, हिंदू मुस्लिम, मतलब इस तरह की खाई अगर रहेगी तो लोग कभी भी आपस में मिल ही नहीं पाएंगे। और जब आपस में नहीं मिल पाएंगे तो देश की राष्ट्रीय अखंडता के लिए क्या होगा, वो खतरा होगा। तो वैसे कंडीशन में राष्ट्रवाद का कभी उदय नहीं हो सकता है। इस समय सबसे अच्छी चीजें हो रही थी 19वीं शताब्दी में, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का भी क्या हुआ, विकास हुआ। बहुत सारे मतलब ऐसे विद्वान या फिर महान लोग जो थे उन्होंने मतलब इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया, जैसे राजा राम मोहन राय, उनको भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन के सुधार का जनक उनको माना जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, या फिर आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो गए। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्षेत्र में काम करना शुरू हुआ, जिसमें मतलब छुआछूत जैसी चीजों को समाप्त किया गया। ठीक है, दलितों के अधिकार की बात की गई। ठीक है, राजा राम मोहन ने बहुदेववाद के ऊपर उन्होंने चुनौती दिया। ठीक है, समाज में महिलाओं के अधिकार की बात की गई। इससे मतलब क्या हुआ, लोगों में यूनिटी आया। जब लोगों में यूनिटी आया तो भाई देखा से भाई साहब ब्रिटिश तो हमारे साथ बहुत गलत कर रहा है। तो लोगों में जब यूनिटी आया तो उनमें चेतना का विकास हुआ। उससे भी मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद की विकास के भावना में, मतलब सॉरी, राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी क्रम में आप देखोगे, जब सभी लोगों में जब एक तरह से एकता स्थापित हो गई तो उनको लगा से भाई साहब हम तो अपने आवाज को अलग अलग उठाएंगे तो कभी तो पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर आप 100 आदमी एक जगह खड़ा होके विभिन्न बात को मंच तक पहुंचाने की कोशिश करोगे, आप कोई कुछ और बोल रहे, तीसरा कुछ और बोल रहा, चौथा कुछ और बोल रहा, तो आवाज कभी भी नहीं जा पाएगी। तो उनको ऐसा महसूस हुआ हमारे पास एक प्रकार की एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो हमारी आवाज को आगे मतलब पहुंचा सके। ठीक है, तो इसी क्रम में आप देखोगे 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसका नेतृत्व एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ठीक है, इसी इसी संस्था की स्थापना के बाद एक संगठित रूप से मतलब क्या हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारी संस्थाएं कार्यरत थी, लेकिन वो राष्ट्रीय स्तर पे उस तरह का मतलब संगठन जो था तैयार नहीं हो पाया। ठीक है, और इसी क्रम में यही संस्था के उदय के बाद आप देखोगे, ठीक है, सभी लोग ने बहुयामी रूप से मतलब क्या किया,
राष्ट्रवाद के लिए काम किया। अंततः जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व पटल पर क्या हुआ, स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये राष्ट्रवाद के लिए आप देखोगे तो एक तरह से बैकग्राउंड था, किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ी, जो कि मैंने आपको बताया, इसको ध्यान में रखना। आप सिंपल सा मेंस का क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ नेशनलिज्म, मेंस के क्वेश्चन है, 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 38 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इंट्रो के लिए मैंने बोल दिया था भाई साहब कहां से इंट्रो लिखना है, यहां से आप इंट्रो लिख सकते हो, इंट्रो का टॉपिक। अब सीधे पॉइंट आना है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, तो एक डायग्राम बना लेना इसी तरह का। पहला कारण क्या बताओगे, ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति। दूसरा कारण क्या था, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख गए। जब अंग्रेजी पढ़ना सीख गए तो भाई साहब हम लोग ने रूसो के विचार को पढ़ा, वॉल्टेयर के विचारों को पढ़ा, ठीक है, वाशिंगटन के विचार को पढ़ा, ठीक है, लिंकन के विचार को पढ़ा, जहां से हम लोग को पता चला लिंकन ने डेमोक्रेसी के बारे में बता रखा है। ठीक है, जेफरसन वाशिंगटन अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में शानदार काम किया है। रूस की क्रांति ऑलरेडी, मतलब सॉरी, फ्रांस की क्रांति ऑलरेडी 1789 में हो रखी थी। रूसो और वॉल्टेयर के वहां पे स्टेटमेंट्स उन लोगों ने सीखकर मतलब फ्रांस की क्रांति की मतलब शुरुआत हो गई। तो हम लोगों में पाश्चात्य शिक्षा की वजह से चिंतन का विकास हुआ। अब हम लोग आराम से अंग्रेजी न्यूज़पेपर से लेके अंग्रेजी जो लेखक जो थे, मतलब पाश्चात्य लेखक जो थे, उनके विचारों को पढ़ सकते थे। इस तरीके से हमको अनुभव हुआ से नहीं भाई, हम भी क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश सत्ता से मतलब क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, जैसा कि फ्रांस जो था सामंतवाद से मतलब स्वतंत्र हो रखा था। तो इन सारी विचारों का हमारे अंदर क्या हुआ, प्रवेश हुआ। प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका, मैंने ऑलरेडी आपको बताया से भाई साहब, जिस हिसाब से आप देखोगे यहाँ पे प्रेस छापे खाने का प्रिंटिंग प्रेस जैसा ही आया, तो उसी तरह से प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका को भी आप ध्यान में रखना। यहाँ पे भारतीय प्रेस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है। राजनीतिक संस्थाओं का योगदान में क्या लिखना, कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं को लिख देना। विशेष रूप से फोकस किस पे होनी चाहिए, कांग्रेस की स्थापना पे होनी चाहिए। परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास में क्या लिखोगे, रेल के बारे में लिखोगे, डाक एवं तार के बारे में लिखोगे। और एक जो था मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मध्यम वर्गीय का मतलब मिडिल क्लास। ठीक है, वर्तमान संदर्भ से जोड़कर आप मिडिल क्लास देखोगे, लेकिन इतिहास में इसको बुजुर्गा वर्ग बोलते हैं। ठीक है, आप रूस की क्रांति वगैरह पढ़ोगे, फ्रांस की क्रांति वगैरह पढ़ोगे, तो इसको बुजुर्गा वर्ग बोला जाता है। आप नहीं सुना होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। बुजुर्गा वर्ग में क्या होता है, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग आते हैं इसमें। डॉक्टर आ जाता है, वकील आ जाता है, क्लर्क आ जाता है, अधिकारी आ जाता है, ये लोग इसमें आते हैं। ठीक है, इनसे जो ऊपर के वर्ग जो होते हैं उसमें सामंत वर्ग के लोग आते हैं। ठीक है, जमींदार वगैरह आप ले लो, ठीक है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन क्लास के लोग हैं, जिनका काम है शासन करना, वो सब लोग आते हैं। तो उन लोगों, देश में कितनी भी स्थिति खराब रहे, कुछ वर्ग ऐसे होते जो कि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो सबसे अधिक प्रभावित जो वर्ग होता है वो मध्यम वर्गीय वर्ग होता है। इसमें बुद्धिजीवी भी इसी में आते हैं, ध्यान में रखना, इसको बुजुर्ग वर्ग भी कहते हैं। और ये सारे आंदोलन के जड़ में ये होते हैं। देश में अभी भी वर्तमान संदर्भ में अगर सरकार किसी चीज को महंगाई वगैरह बढ़ा दी, तो जो भाई जिनके पास पैसे हैं, जो अभी भी कैपिटलिस्ट क्लास के जो लोग हैं, वो लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे। गरीब लोग जो बहुत होते हैं, जो कि बेसिक चीज भी मतलब उनके लिए बहुत वो है, वो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पे हल्ला नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास बाइक नहीं है, बहुत सारी चीजें जो उनको जरूरत भी नहीं है। हमारा जो मिडिल क्लास जो होता है, हमेशा से मतलब क्या रहा है ना, विद्रोह जहां पर भी होता है, विरोध होता है, वहां पे मिडिल क्लास हमेशा से भूमिका रही है। चाहे वो फ्रांस की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, हर हर जगह पे मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों की भूमिका का उत्थान देखने को मिला, क्योंकि इस वर्ग में सबसे अधिक बुद्धिजीवी होते हैं। वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रशासन के लोग हो गए, ठीक है, क्लर्क हो गया, सबके सब इसी वर्ग में आते हैं। और कुछ जो थे तत्कालीन कारण भी थे, जिसके वजह से भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, ये भी हम लोग था देखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न बताए जो कि मेंस में पूछा जाता है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या था, इंट्रो बता दिया कैसे लिखेंगे। अब चलिए इन सबको मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। देखिए, भारत में राष्ट्रीय चेतना तथा राष्ट्रवाद के उदय के अनेक कारण और परिस्थितियों का परिणाम थे, जिन्हें निम्न रूप में देखा जा सकता। ध्यान में रखना, कभी भी फिक्स नहीं रहता ना, यहाँ पे अनेक कारक भी थे, परिस्थिति भी बहुत सारी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है भारत शासन की, एक मिनट, चलिए, भारत शासन की औपनिवेशिक प्रवृत्ति। ब्रिटिश शासन ने भारत में पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से तथा भारत के आर्थिक दोहन के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक सभी क्षेत्रों में सुधार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने भारत का आंशिक आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया।
और ब्रिटेन की बात करेंगे, ब्रिटिश की बात करेंगे, तो उन्होंने भारत में आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन वो आंशिक रूप से आधुनिकीकरण था। उनका पर्पस ये नहीं था सिर्फ भारत को बहुत आधुनिकीकरण बना देना है। वो अपने प्रशासन को चलाने के लिए मतलब क्या कर रहे थे, आधुनिकीकरण कर रहे थे। उसमें भारतीयों का भी क्या हुआ, आधुनिकीकरण हो गया। प्रयास सकारात्मक नहीं था, प्रयास नकारात्मक था। इसमें भारतीयों का आधुनिकीकरण करना उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसका परिणाम क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। प्रयास नकारात्मक ही था, लेकिन परिणाम क्या हो गया, सकारात्मक हो गया। ठीक है, ध्यान में इसको रखना। भारत का आंशिक आधुनिक करने का प्रयास किया, जिसका एक महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव भारत के राष्ट्रवाद के उदय के रूप में प्रतिफलित हुआ। ठीक है, अब देखेंगे भारत का आर्थिक एवं प्रशासनिक एकीकरण। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। वस्तुतः शोषणकारी आर्थिक नीतियों ने भारतीय कृषि तथा पारंपरिक उद्योगों को नष्ट करते हुए आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपने बेसिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। भारत का जो आप देखोगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो था वो कैसा था, आत्मनिर्भर थे। छोटे छोटे चीजों के लिए उनको किसी प्रकार के इंडस्ट्री के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता, तो अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर लेती थी। ऐसी अर्थव्यवस्था थी हमारी। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे उनकी जो वस्तुतः शोषणकारी नीति जो थी, जैसे किसी अस्थायी बंदोबस्त हो गया, महलवारी हो गया, ये सब व्यवस्था जो थी, राजस्व व्यवस्था जो थी, इसने भारतीय बहुत ही पुरानी मतलब जो पारंपरिक जो हमारी जो उद्योग जो थी उसको नष्ट कर दिया, हमारे कृषि को नष्ट कर दिया। और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में क्या कर दिया, उसे परिवर्तित कर दिया। इसका परिणाम ये निकल कर आया कि भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति दयनीय होती चली गई, और जिसमें आप देखोगे सरकार के प्रति मतलब आक्रोश एवं असंतोष का भावना का उदय हुआ। अब यही रीजन है, आप देखोगे उस समय जो जनजातीय विद्रोह भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें मुंडा हो, संथाल विद्रोह को आप ले सकते हो, बहुत सारी कृषि से संबंधित विद्रोह भी आपको देखने को मिलता है। रीजन क्या था, वही था मतलब ब्रिटिश का आर्थिक एवं आर्थिक नीतियां मुख्य रूप से। अंग्रेजों ने भारत विजय के पश्चात एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना की। दरअसल ब्रिटिश पूर्व भारत में कई सामंती राज्यों में विभाजित था। अब जैसे जब भारत में आया 1600 ले लीजिए अप्रॉक्स में, तो उसमें आप देखेंगे भारत जो था उसमें कई सामंती राज्यों में विभाजित था। बहुत सारे राज्य दैट टाइम थे, लेकिन उनमें यूनिटी नहीं थी। यूनिटी नहीं थी तो जाहिर सी बात है राष्ट्रवाद भी नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे राज्यों में विभाजित था और अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे, आपस में वो लड़ते रहते थे। और इसी का फायदा जो था ब्रिटिश ने मतलब क्या किया, उठाया। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारत पर नियंत्रण के लिए एक समान कानून लागू किया। एक समान कानून से यूसीसी से मत समझिएगा, उस समय का एक समान कानून अलग था। यूसीसी का मतलब होता है सिविल मामलों में, क्रिमिनल मामलों में एक जैसा लॉ। ठीक है, वहां पे एक समान कानून लागू करने का मतलब है संपूर्ण भारत में, ठीक है, एक जैसा लॉ। रीजन क्या है, जब ब्रिटिश जब आया तो उन्होंने संपूर्ण भारत में एक जैसा लॉ लागू किया। लेकिन उस समय जो ब्रिटिश के आने से पहले जो हैदराबाद राज्य जो था, तो वहां पे कोई दूसरा राज्य हो जाएगा। ठीक है, वहां पे कोई दूसरा कानून होगा। हैदराबाद से बाहर आप मैसूर में निकलोगे तो वहां पे कोई दूसरा कानून होगा। लेकिन जब ब्रिटिश जब आया तो उन्होंने सभी जगह पे क्या किया, एक जैसा कानून को लागू किया। सार्वजनिक सेवाओं, एक समान मुद्रा प्रणाली। अब यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना, हैदराबाद में कोई और करेंसी चल रहा है, मैसूर में और करेंसी चल रहा है। तो ब्रिटिश जब यहाँ पे आया तो उन्होंने एक करेंसी को सब जगह मतलब क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। न्यायिक संरचना भी लेकर आए, जुडिशरी सिस्टम की बात करेंगे तो वह भी वो लेकर आया। आदि ने प्रशासनिक एकीकरण के साथ ही राष्ट्रीय चेतना का भी योगदान दिया। अब यहाँ पे ब्रिटिश तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो एक करेंसी लेकर आया। ठीक है, सार्वजनिक सेवा भी एक जैसा कर दिया, न्यायिक सिस्टम को भी एक जैसा कर दिया। इससे भी मतलब क्या हुआ, भारतीय चेतना का विकास होते गया। जैसे मान लो हैदराबाद के लोग मैसूर के लोग आपस में नहीं डरेंगे, क्योंकि इनका करेंसी अलग है, इनका करेंसी अलग है। ठीक है, इनका न्यायिक सिस्टम अलग है, इनका न्यायिक सिस्टम अलग है। लेकिन ब्रिटिश ने आके मतलब इसका भी न्यायिक सिस्टम एक कर दिया, इसका भी एक कर दिया। तो इन दोनों में क्या आ गए, पहले की तुलना में अब क्या हो गई, इसमें सिमिलरिटी आ गई। ठीक है, जब सिमिलरिटी आ गई, बहुत अधिक समानता आ गई, तो आपस में मिलने लगे थे। जब मिलने लगे तो राष्ट्रवाद का विकास भी हुआ। ठीक है, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो है, जो आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, अभी शॉर्ट में पढ़ना है क्योंकि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में इनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, क्या है ये? भारत में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भारतीय राष्ट्रवाद को दो रूपों में
प्रोत्साहित किया? पहला, उसने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीति, रूढ़िवादी परंपरा, अनिक अनिश्चितताओं से मुक्ति का मार्ग दिखाया। अब भारतीय समाज में बहुत अधिक व्याप्त कुरीति थी। कुरीति का मतलब क्या हुआ? बैड प्रैक्टिस। जैसे सती प्रथा क्या था? बैड प्रैक्टिस था। रूढ़िवादी परंपरा, उससे भी मुक्ति दिलाई। अनैतिकता जो था, उससे भी मुक्ति का मार्ग दिखाया। अनैतिकता क्या होगा? जिससे मान लीजिए गर्ल्स, जो बच्ची जो थी, शिशु हत्या, जो बंगाल में स्पेशली जो थी, जो बच्चियां जो जन्म लेती थी उसकी हत्या कर दी जाती थी, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब जो गरीब वर्गों में ये परंपरा था, बंगाल के जो सामंत वर्ग जो थे, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी जो फैमिली जो थी, उनमें ये परंपरा जो थी, तो अनैतिकता का ही तो उदाहरण है ना, नैतिकताहीन भी कह सकते हो। तो इन सब से मतलब क्या किया? मुक्ति दिलाने का मार्ग किया। एक नाम तो मैं भूल गया, क्या नाम था उसका, रूडयार्ड किपलिंग, शायद भूल रहा हूं नाम, एक्चुअली में मुझे नाम नहीं याद है। उसने मतलब व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी दिया था। अब इस थ्योरी का मतलब ध्यान में रखिए, व्हाइट्स मैन्स बर्डन। व्हाइट्स मैन बर्डन का मतलब क्या? जो गोरे चमड़ी के जो लोग हैं उनके ऊपर एक बर्डन है। कौन सा बर्डन है? बर्डन का मतलब क्या? भार। क्या कौन सा भार है? तो मतलब जो ब्लैक, मतलब जो ब्राउन कलर के लोग हैं, ब्लैक अलग होता है, ब्राउन अलग होता है। ब्लैक जब बोलूंगा तो उसको अफ्रीका समझना, ठीक है। ब्राउन कलर का मतलब वेस्ट एशियन, स्पेशली भारत के संदर्भ में ब्राउन कलर का यूज होता है, ठीक है। व्हाइट कलर मतलब आप वेस्टर्न, पश्चिमी लोगों को समझ लीजिए, ठीक है। तो उसने मतलब एक सिद्धांत दिया, श्वेतों के अधिवास सिद्धांत, जिसको व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी बोलते हैं। मतलब इनका कहना था जो हम लोग जो है बहुत अधिक पिछड़े हैं, बर्बर है, ठीक है, हम लोगों का विकास नहीं हुआ। और जो ब्रिटिश जो भारत में जो आ रहे हैं, वो तो भारतीयों के लिए अच्छा है, क्योंकि हम उनका क्या कर रहे हैं? हम उनका विकास कर रहे हैं, ठीक है। हमारे ऊपर तो बर्डन है, उनका विकास करना मतलब क्या? हमारा कर्तव्य है। मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, मतलब उनका ऐसा मानना था। मतलब वो जो हमारे ऊपर जो चीजें जो कर रहे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट जो कर रहे थे, उनके हिसाब से बहुत सारी चीजें जो थी अच्छी थी, ठीक है। और वो इसको एज ए पॉजिटिविटी दिखाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए व्हाट्स मैन बर्डन थ्योरी जो था, ध्यान में रखना। इसका सर्च कर लेना किसने दिया था। आई थिंक ये रूडयार्ड किपलिंग का है, एक बार देख लेना आप, ठीक है। के विपरीत भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के गौरव का पुनः स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप देश में एक नवीन चेतना का विकास हुआ। यह पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, व्हाइट्स मैन बर्डन थ्योरी किसने दिया था? मुझे जहां तक ध्यान में, रूडयार्ड किपलिंग ने कहा था। एक बार आप लोग चेक करके अपने नोटबुक पे नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पाश्चात्य शिक्षा का चिंतन। ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने पश्चिमी देशों के पुनर्जागरण के निहित मूल्य जैसे, अब पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? फिर से मतलब जागना, ठीक है। रेनेसांस, अब रेनेस ऐसा नहीं से मतलब गए कंबल में सो गए फिर जागे तो पुनर्जागरण हमारा हो गया, नहीं। पुनर्जागरण का मतलब होता है कि भाई हमारी जो आत्मचिंतन जो है उसकी कैपेबिलिटी समाप्त हो गई है। अब फिर मतलब कुछ ऐसा होता है जिसमें हमारी आत्मचिंतन की क्षमता जो होती बढ़ जाती है, और नए नए विचार आने लगते हैं। जैसे स्वतंत्रता का विचार आ गया, समानता का विचार आ गया, राष्ट्रवाद का विचार आ गया, नए नए आविष्कार होने लगे, तो इसको बोलते हैं पुनर्जागरण, ठीक है। इटली में एक शहर था, क्या नाम है उस शहर का? नेपल्स या फिर कुछ ऐसे ही नाम है, भूल रहा हूं। वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना। जैसे मतलब पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन का जैसे विकास हुआ, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई नई पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने पश्चिमी देशों के पुनर्जागरण के निहित मूल्यों तत्व जैसे स्वतंत्रता, समानता तथा राष्ट्रवाद आदि से परिचय करवाया। स्वतंत्रता से हमारा परिचय नहीं था, समानता से हमारा परिचय नहीं था, राष्ट्रवाद से हमारा परिचय नहीं था। जैसे ही जब इनसे परिचय हुआ तो उसके वास्तविकता को हम लोग जान पाए, और उस चीजों के हम लोगों ने अपने यहाँ भी लागू करने का प्रयास किया। तो जिससे भी हमारा क्या हुआ, एक नए, इसने भारतीयों को एक नवीन वैचारिक आधार प्रदान किया। इसके अतिरिक्त भारतीयों का परिचय नई उदारवादी लेखकों एवं विचारक से हुआ, जैसे जॉन मिल्टन, सैली, बेंथम, रूसो, ये फ्रांसीसी था, वाल्टेयर, गैरीवाल्डी, गैरीवाल्डी जो था इटली का एकीकरण किया था, ठीक है। तो इन लोगों के विचार को जब हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने देखा भाई दुनिया तो कहां से कहां निकल गया है। अब ब्रिटिश हमारे यहाँ शोषण किए जा रहा है, तो इनसे भी हमें क्या हुआ, हमारा जो, हाँ, भारतीयों के मन में अपने अधिकारों के प्रति नवीन चेतना का संचार हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। अब अमेरिका आप देखोगे, वो 1800 ईस्वी से पहले ही मतलब क्या हो गया था, आजाद हो गया था। 1776 के आसपास अमेरिका जो था आजाद हो गया था।
अमेरिका को गुलाम किसने बनाया था? तो अमेरिका को गुलाम भी ब्रिटिश ने बनाया था, ठीक है, ब्रिटिश ने बनाया था। कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। कॉर्नवालिस जो था वहां पे ब्रिटिश के लिए, वहां पे जब वहां पे फ्रीडम स्ट्रगल जब अमेरिका में शुरू हुआ तो वो लड़ रहा था। कॉर्नवालिस बुरी तरीके से पराजित हुआ था। वहां पे जो उपनिवेशों का जो मतलब जो सेनापति थे जॉर्ज वाशिंगटन, उससे बुरी तरीके से वो मतलब क्या हुआ था, पराजित भी हुआ था, ठीक है। तो वो भी तो ब्रिटिश से ही लड़के अपने आप को स्वतंत्र मतलब करवाए थे। जब उन्होंने जब वहां पे जब वो स्वतंत्र हो गए तो उन्होंने अपना वहां पे अपना संविधान बना लिया, ठीक है। कुछ दिन के बाद लिंकन ने वहां पे क्या हुआ, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल टू द पीपुल, उन्होंने मतलब डेमोक्रेसी का नारा भी दिया। तो ये जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमारे अंदर भी नवीन चेतना का संचार हुआ। अब भारतीय आंदोलन को एक नई दिशा मिली। उसके बाद आप देखो रोल ऑफ प्रेस एंड न्यूज़पेपर, ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर भी सुन लीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस तथा समाचार पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके माध्यम से भारतीय जनमानस ब्रिटिश उपनिवेशवादी तंत्र की मानसिकता से परिचित हुआ। अब ये भारतीय देखो, भारत में उस समय 1% लोग ऐसे जरूर थे जो कि पढ़े लिखे थे, ठीक है। वो भले ही कलर में आप देखोगे तो ब्राउन थे, लेकिन उनका जो रहन सहन, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी बोलचाल जो थी ब्रिटिश से कम नहीं थी। लेकिन उनके अंदर एक चीज और भी था, बाय नेचर बाय प्रोफेशन भले ही ब्रिटिश थे लेकिन बाय ब्लड तो वो इंडियन थे। तो पढ़े लिखे जो थे लोग, जो थे 1% लोग जो थे, उन्होंने मतलब क्या किया से हम भारतीयों में मतलब क्या करेंगे, चेतना का विकास करेंगे, ठीक है। राजा राम मोहन राय जैसे उस समय भी बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, फारसी के महान विद्वान थे, उर्दू बहुत अच्छा जानते थे, बंगाली बहुत अच्छा जानते थे, ग्रेट क्वालिटी, ठीक है। तो वैसे लोगों ने मतलब क्या किया, उन्होंने अखबार निकालना शुरू किया। और अखबार किस भाषा में? देसी भाषा में। अखबार में जो वो लिखना जब शुरू किए, वो क्या लिखते थे, तो ब्रिटिश उपनिवेशवादी तंत्र की मानसिकता के बारे में लिखते थे। भाई साहब किस प्रकार से ब्रिटिश जो है हमारा शोषण कर रहा है। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे, वो 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट तो संसद रहे थे। तो बाई प्रोफेशन, भाई सब कुछ अगर देखेंगे तो ब्रिटिश से कम नहीं थे, लेकिन बाई ब्लड वो इंडियन थे। तो उन्होंने ड्रेन ड्रेन थ्योरी दिया ना, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेन थ्योरी, हिंदी में भूल रहा हूं मैं अभी। तो उनसे क्या हुआ, ब्रिटिश जो उपनिवेशवादी तंत्र की जो मानसिकता जो थी, उनसे भारतीयों को परिचित उन्होंने करवाया ना, ठीक है। तो समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न विषयों पर, समस्याओं पर लेख लिखे गए। लेखों द्वारा देशवासियों ने अपने अधिकार का बोध हुआ। जब लेख में जब उन्होंने पढ़ा तब उनको पता चला भाई दुनिया तो कहां से कहां निकल कर आ गया। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा चल रहा है, हम लोग जो है सभी भी मतलब क्या कर रहे हैं, तो मतलब ब्रिटिश का बोझ मतलब उठा रहे हैं। बहुत खराब खराब प्रथा आगे चल के हम लोग देखेंगे। इसके माध्यम से इटली एवं आयरलैंड के राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं तथा अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति का अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पहले हो गया था, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति होता है, ठीक है। पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है, फिर फ्रांसीसी क्रांति है। अब फ्रांसीसी फ्रांसीसी क्रांति का जो आदर्श हुआ क्या है, स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, बंधुत्व। इसका जब वैश्विक स्तर पर जब प्रसार हुआ, तो जिसने भारतीयों के आत्मविश्वास एवं राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। समय समय पर जनता के मन में एकता की भावना को जागृत करने में प्रेस एवं समाचार पत्रों की निर्णायक भूमिका रही, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय चेतना से एक संगठित आंदोलन का मतलब क्या होता है, सूत्रपात होता है। अब आते हैं राजनीतिक संस्थाओं का उदय। इसको आप लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय से पहले, ठीक है, और एक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय। दो कैटेगरी, कांग्रेस के उदय से पहले, एक कांग्रेस के साथ। उसमें जो था लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में आई थिंक बनी थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तथा इंडियन एसोसिएशन आदि संस्थाओं ने जनता के विभिन्न वर्गों की भलाई हेतु सरकार पर दबाव डाला। हालांकि इनके जो फाउंडर जो थे, ध्यान में रखना, उदारवादी थे। ये लैंड होल्डर सोसाइटी वाला तो थोड़ा डिफरेंट ही था, ये जमींदारों का समर्थक था। एग्जाम में पूछा जाता है ना, इनमें से कौन सी संस्था जो थी जमींदारों के समर्थन के लिए बनी थी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। वहां पे बहुत सारे लोग जो थे वो कृषक के बारे में बात कर रहे थे। तो जमींदारों ने देखा से भाई साहब सरकार से लेके सब जो है कृषक किसानों के बारे में बात हो रही है, जमींदारों को कोई ऐसी संस्था नहीं है। ऐसी कंडीशन में तो हमारे हमारे जमीनों को क्या किया जाएगा, कृषकों के बीच में बांट दिया जाएगा। तो जमींदारों ने भी अपनी एक संस्था बना दी, लैंड होल्डर सोसाइटी। रविन्द्रनाथ टैगोर के जो पिताजी जो थे, देवेंद्र नाथ टैगोर आई थिंक, उन्होंने मतलब इसकी इनके को फाउंडर में से एक थे।
उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन तथा इंडियन एसोसिएशन आदि संस्थाओं ने जनता के विभिन्न वर्गों की भलाई के हेतु सरकार पर दबाव डाला। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों का संवैधानिक रूप से विरोध करना था। देखिए, विरोध दो तरीके से था, एक संवैधानिक रूप से विरोध, एक जो था, एक विरोध का तरीका जो लेकर आए थे बाल गंगाधर तिलक जो कि उग्रवाद था, और एक विरोध का तरीका जो था गांधीवाद था। ठीक है, तीनों अलग अलग है, एक संवैधानिक है, गांधी जी का पूरा विद्रोह का तरीका संवैधानिक नहीं था। ठीक है, और जो तिलक जी को जो था वो तो संवैधानिक भी नहीं था और गांधीवादी भी नहीं था। तो तीन तरह से हम लोगों ने मतलब क्या किया, ब्रिटिश का विरोध करना शुरू किया। तो ये जो संस्था के जो संस्थापक जो थे उन्होंने जो तरीका निकाला वो क्या था, तो ध्यान में रखना, संवैधानिक, जैसे कचहरी में अर्जी देना, एप्लीकेशन, सरकार को पत्र लिखना, अंग्रेजी संसद से अपील करना। तो भाई साहब देखो, ब्रिटिश सरकार मतलब भारत में किस प्रकार से चीजों को कर रखी है। जन जागृति उत्पन्न करना, मतलब लोगों को मतलब जागृति उत्पन्न करते हुए अनेक राजनीतिक संगठनों ने सार्वजनिक सभाओं के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दों के जनता के सम्मुख प्रकट किया। हालांकि इनमें एक कमी क्या थी, ध्यान में रखना, ये कभी भी भारत के सर्वसाधारण वर्ग को आपस में जोड़ने का कार्य नहीं किया। मतलब इनका मानना क्या था, सिर्फ भारतीय लोगों में अभी उतना कितना का विकास नहीं हुआ जो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार हो सके और राष्ट्रीय मुद्दों पर इनसे बात कर सके। मतलब इनका क्या करना था, पहले मैं इनको तैयार करूंगा, ठीक है, मैं इनको सारी चीजें बताऊंगा, और एक समय के बाद मतलब क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन की खुद ब खुद मतलब क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। इनका ऐसा मानना था। ठीक है, और उनमें जब गांधी जब आया तो उन्होंने मतलब क्या किया, सर्वसाधारण लोगों को मतलब क्या किया, वो जोड़ना शुरू किया। तो इसीलिए कहा जाता है से गांधी ने मतलब इलाइट लोगों का एक मोमेंट जो था उससे मतलब गांव गांव तक किस प्रकार से पहुंचा दिया, जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कैसे किया, इसमें गांधी की भूमिका उल्लेखनीय थी। इस प्रकार एक व्यापक संगठन बना के सरकार पर दबाव डालने की विचारधारा को बल मिला। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का क्या होता है, विकास होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको ध्यान में रखना, ऐसा मेंस के मद्देनजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, परिवहन तथा संचार साधनों का विकास हुआ। परिवहन में तो आप लोग को पता ही है मुख्यतः किसका विकास हुआ था, रेल का विकास हुआ, इसको बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, यद्यपि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने हितों की पूर्ति हेतु रेलवे का विस्तार किया। मैंने शुरू में ही बताया था, रेलवे का विकास करना भारतीयों का हित की पूर्ति के लिए नहीं था, अपने हित की पूर्ति के लिए था। मैंने शुरू में ही बता दिया, सेना को एक जगह से दूसरी जगह मतलब पहुंचाने के लिए मुख्य था। ठीक है, साथ में आप देखोगे और भी, जैसे डाक का विस्तार हुआ, तार का विस्तार हुआ, ठीक है, पक्के मार्गों का निर्माण हुआ, एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, ये सब अपने हित के लिए किया था। ठीक है, परंतु रेलवे के विस्तार तथा डाक एवं एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली के परिणाम स्वरूप राष्ट्र का भौगोलिक एकीकरण हो गया। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों एवं नेताओं का पारस्परिक संबंध जो थे आपस में जुड़ गए। ठीक है, कम्युनिकेशन पहुंचाना एक जगह से दूसरी जगह आसान हो गया। तार के माध्यम से कम्युनिकेशन को पहुंचाया जा सकता, संवाद भेजा जा सकता था। मान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक सम्मेलन जो है, मान लीजिए किसी कहाँ हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, तो पहले लोग जो थे नहीं पहुंच पाते थे। ठीक है, मान लीजिए कोई सम्मेलन ही हो रहा है राष्ट्रवाद को लेकर, ब्रिटिश के प्रशासनिक नीति के खिलाफ को लेकर, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता था। लेकिन रेलवे ने ये चीजों को आसान कर दिया। कुछ इंफॉर्मेशन भेजना है, कुछ न्यूज भेजना है, तो डाक और तार के आविष्कार ने इस चीजों का मतलब क्या कर दिया, आसान कर दिया। तो एक प्रकार से क्या, भौगोलिक एकीकरण हो गया। तो देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों में नेताओं का पारस्परिक संपर्क हुआ, जिससे राष्ट्रपति की भावना को बल मिला। देश के कोने कोने में कार्यरत डाक भानों द्वारा राष्ट्रीय साहित्य एवं गुप्त संदेश अनेक स्थानों पर भेजा जा सकता था। सीक्रेट मैसेज, गुप्त संदेश को भेजा जा सकता था। ठीक है, सो आज मतलब क्या करना है, जैसे मान लीजिए कुछ गुप्त संदेश भेजा गया जिसमें मतलब ब्रिटिश के खिलाफ कुछ एक्शन लेना है, ब्रिटिश नीति के खिलाफ। ठीक है, तो इन सारी चीजों से लोगों में क्या हुआ, कम्युनिकेशन जो था बहुत आसान हो गया। संदेशों के शीघ्र शीघ्र भेजने से बिजली के तारों ने क्रांति ला दी। इस प्रकार आधुनिक संचार के साधनों ने विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों के मध्य संपर्क बढ़ाने में सहायता प्रदान की, जिससे राष्ट्रवाद की भावना को क्या मिला, बढ़ावा मिला। उसके बाद क्या था, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवियों का उत्थान। ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई सामाजिक आर्थिक नीतियों एवं स्वयं की प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी भाषा, जो कि पाश्चात्य शिक्षा का उदाहरण था,
कि सीमित प्रसार के कारण नगरों में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, ध्यान में रखना, ये नगर में ही रहते थे। इसमें पढ़े लिखे लोग, नौकरी पेशा वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, सब इसी वर्ग में आएंगे। ये नवीन बुद्धिजीवी वर्ग शिक्षित एवं आधुनिक पश्चिमी विचारों से अवगत होने के कारण अपने राजनीतिक अधिकारों के लिए सबसे पहले आगे आया। इसी संदर्भ में पी स्पियर लिखते हैं, यह नवीन मध्यम वर्ग एक संगठित अखिल भारतीय वर्ग था जिसने पृष्ठभूमि को अलग अलग थी, इनकी पृष्ठभूमि अलग अलग थी, मतलब ये विभिन्न नौकरी करने वाले लोग थे, परंतु इनके ज्ञान विचार तथा मूल्यों की अग्रभूमि समान थी। भारतीय समाज का एक छोटा परंतु गतिशील अंग था। यह भारतीय समाज का बहुत छोटा अंग था लेकिन गतिशील था। गतिशील किस मामले में? विचारों के मामले में गतिशील था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था आशा की भावना थी। ठीक है, ध्यान में रखना। इसी वर्ग ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संचालित विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय योगदान दिया। मैंने बोल दिया ना, से ध्यान में रखना, कोई भी आंदोलन हो, कोई भी विद्रोह हो, ठीक है, उसमें तभी संभव है जब मध्यम वर्गीय लोग जो थे आपस में जुड़ पाए। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें शोषण शक्ति होता है। तो आंदोलन का सही रूप से सक्रिय चलाने के लिए आपको क्या, शोषण शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक उग्रता से चीजों को आप नहीं अपना सकते। अब सरकार के खिलाफ कभी भी बंदूक से नहीं आप लड़ सकते हो। बंदूक आप दो तीन लाओगे, सरकार के पास बहुत सारा बंदूक है, ठीक है, तो वो आपको तुरंत मतलब निष्क्रिय कर देगा। गांधी के विचारों के प्रति सरकार झुक क्यों गई? क्योंकि रीजन यही था, गांधी ने कभी बंदूक का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, और सरकार जो था, ब्रिटिश सरकार जो थी, उनके पास जितने भी हथियार जो थे, गांधी के हथियार के प्रति धरे के धरे रह गए। क्योंकि गांधी का विचार जो था बिल्कुल ही मतलब क्या था, डिफरेंट था। ब्रिटिश सरकार कभी उस प्रकार का विद्रोह कभी झेली ही नहीं थी। हालांकि कोई व्यक्ति अगर बंदूक से, गोली से अगर ब्रिटिश सरकार से अगर लड़ती तो वो संभव नहीं था, आजादी उतना कम समय में मिल पाता। ब्लड बात होता, बहुत ज्यादा होता। ठीक है, क्योंकि आप दो चार बंदूक लाओगे, सरकार के पास बहुत सारी चीजें हैं। तो गांधी का जो तरीका जो था आजादी दिलाने को, बिल्कुल डिफरेंट था। इसलिए कहा जाता है ब्रिटिश सरकार की सारी बंदूक जो थी धरे के धरे रह गई गांधीवादी नीति के प्रतिफल। अब तत्कालीन नीति में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनमें से मैं कुछ चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बता देता हूं, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जाता है। तत्कालीन कार्य, इमीडिएट कॉज। देखिए ये सारी कार्य, जैसे देखिए कोई भी आंदोलन जो था ना एक दिन में शुरू नहीं होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा बताओ 1857 का विद्रोह का क्या कारण था, तो बहुत सारे कारण आप बताओगे, लेकिन एक इंस्टेंट कारण बताओगे, तत्कालीन कारण बताओ जिसके बाद विद्रोह तुरंत शुरुआत हो गया था, तो बोल दोगे भाई चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग। ठीक है, ये जो था तत्कालीन कारण था। उसी तरह कोई भी विद्रोह जो शुरू होता है या फिर कोई प्रक्रिया होती है या फिर कोई विकास होता है, तो उसका कुछ ना कुछ इमीडिएट कॉज होता है। उसी तरह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का, आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय का भी कुछ इमीडिएट कॉज था, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखना, उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्कालीन कारण भी थे जिन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से वायसराय लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति, जैसे भारतीय प्रेस को प्रतिबंधित करना, लिटन की नीति थी। इसको आप लोग तत्कालीन कारण लिख सकते हो। इल्बर्ट बिल विवाद, रिपन लेकर आया था इल्बर्ट बिल विवाद। अब इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? जैसे भारत के लोग भी उस समय क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो अच्छे अच्छे पोस्ट पे भारतीय लोग भी पहुंच रहे थे, जाहिर सी बात है। तो उसमें जो भारत के जो प्रमुख लोग जो थे उन्होंने मतलब क्या किया, जुडिशरी में मतलब उनका जो था एक महत्वपूर्ण योगदान, जज बने। तो जाहिर सी बात है, जज बनेंगे तो जाहिर सी बात है सजा सुनाने के कार्य होगा। इसमें इल्बर्ट बिल विवाद जो था ये मुख्यतः इस चीज पे कार्य कर रही थी ना, ये इनमें आपको ध्यान में रखना, जो ब्रिटिश जो लोग जो थे वो भारतीय जज के न्यायालय में, ठीक है, जाने से मतलब मना कर दिया, भाई साहब हम तो सुपीरियर है, हमको कोई भारतीय कैसे सजा सुना सकता है। ठीक है, तो अगर सजा अगर देना है तो हमें सजा कौन दे सकता है? तो ध्यान में रखना, वो ब्रिटिश ही होगा, ना कि कोई भारतीय। तो इसको लेकर इल्बर्ट बिल विवाद है, रिपन लेकर आया था, बाद में बिल को वापस लेना पड़ा क्योंकि रिपन के खिलाफ मतलब कौन होगा, बहुत सारे ब्रिटिश लोग हो गया। तो भाई साहब ये रिपन को देखो तो कितना खराब आदमी है, ये ब्रिटिश होकर ब्रिटिश को मतलब सजा सुनाने के लिए भारतीय की नियुक्ति कर रहा है। तो इस वजह से बिल को वापस लेना पड़ा। ये भावना मतलब भारतीयों के मन में मतलब गया। तो मतलब आप कितना भी पढ़ लिख लो, ठीक है,
लेकिन आप कभी ब्रिटिश की बराबरी नहीं कर सकते हो। जैसे सेना में भी ये भावना जो था, कोई कितना भी अच्छा काम कर ले, कोई कितना भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्यों ना अच्छा हो, सेना में सूबेदार से बड़ा पद जो था भारतीयों को नहीं मिलता था। 1857 के क्रांति में ये बहुत बड़ा कारण था। उसी तरह मतलब जो था, पढ़े लिखे लोग जो थे वो जज के पोस्ट तक पहुंच भी जाते थे, लेकिन फिर भी मतलब यूनिफॉर्मिलिटी नहीं थी। सो मतलब ब्रिटिश जो व्हाइट ब्लड, जो व्हाइट कलर लोग जो है उनको सजा नहीं सुना सकते थे। तो चलिए, तो इलबर्ट वाली बात थोड़ा डिटेल्स में बता दिया, अब इसको हम लोग पढ़ लेते जो इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले वायसराय लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति देखेंगे। लॉर्ड लिटन द्वारा अपनाई गई संकीर्ण मानसिकता से युक्त नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लिटन ने अनेक कार्य ब्रिटिश हितों के अनुकूल एवं भारतीय जनता के विपरीत एवं प्रतिक्रियावादी थे। इस सिविल सेवा के भर्ती में 21 वर्ष से 19 वर्ष तक कर दिया गया। ध्यान में रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो वायसराय लिटन ने, ठीक है, सिविल सेवा में भर्ती का उम्र कितने वर्ष से कितने बार कर दिया, तो 21 वर्ष से घटाकर इसने कितना कर दिया था, 19 वर्ष कर दिया था। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और ये सिविल सर्विस का परीक्षा जो भारत में नहीं होता था, लंदन में होता था, ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे मतलब उम्र सीमा को घटाकर कितना कर दिया, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया, ताकि शिक्षित भारतीय युवक परीक्षा ही न दे सके। ठीक है भाई, 19 साल के जो बच्चे में उतनी तो सेंस तो डेवलप होगा नहीं, सिविल सर्विस की परीक्षा दे। तो ये भारतीयों को बाहर करने के लिए क्या किया, उम्र सीमा ही कम कर दिया लोग, ठीक है। उसके बाद 1877 इसमें दक्षिण भारत में भीषण अकाल के समय दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करके लाखों रुपए नष्ट कर दिए गए। ये ध्यान में रखना, दिल्ली दरबार 3 बार होता है, ठीक है। सबसे पहले लिटन के समय में हुआ था 1877 में, नोट कर लो। दूसरा बार हुआ था 1903 में हुआ था। तीसरा बार जो हुआ था 1911 में हुआ था, ठीक है। 3 बार दिल्ली दरबार हुआ था, ध्यान में रखना। अब देश में क्या है, पूरे भारत में अकाल फैला हुआ है, जिसको दुर्भिक्ष भी कहा जाता है, कई जगह पे लिखा होगा, ठीक है। और वहां पे लिटन जो क्या है, दिल्ली दरबार में भव्य दिल्ली दरबार अपना रखा है, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए। मतलब एक जगह खाने के लिए नहीं है, एक जगह मतलब काफी अधिक पैसों का मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बर्बाद हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से भी भारतीय लोगों के मन में मतलब क्या हुआ, एक बहुत अधिक मतलब क्या होता है ना, असंतोष की भावना उत्पन्न होती है। ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों से आयात शुल्क हटाना तथा भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश राज्य के हित में किए जाने वाले अभियान, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, ब्रिटेन से आने वाले कपड़ों से आयात शुल्क हटा दिया गया। अब यहाँ पे टैरिफ अभी बहुत चल रहा है, ध्यान में रखना। हमारे ब्रिटेन में कोई कपड़ा बनाने में 10 रुपया का खर्च हुआ है, ठीक है, भारत में वो कपड़ा आकर बिकेगा, ठीक है। इसमें मतलब एक्सपोर्ट शुल्क जो है घटा दिया गया है। तो 10 रुपया का चीज जो है वो भारत में भी आके कितना में बिक रहा है, 10 रुपया में बिक रहा है। और जो भारत में जो कपड़ा बिक रहा है 10 रुपया का, इसमें 50% टैक्स लगा दिया है, ठीक है। तो इसका कीमत कितना होगा, 15 रुपया। अब ये 10 रुपया के कपड़ा से 15 रुपया का कपड़ा कैसे कम्पीट कर पाएगा, तो ऐसे कंडीशन में भारतीय जो पारंपरिक जो उद्योग जो थे वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए, खास करके कपड़ा उद्योग। और जो था, इससे मतलब क्या, जो भारतीय किसान जो थे, भारतीय इंडस्ट्रियल जो थे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, ठीक है। तो ये इससे भी मतलब लोगों के मन में बड़ा मतलब क्या हुआ, असंतोष की भावना है। अब यहाँ पे और भी, भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के हित में किए जाने वाला अभियान, ध्यान में रखना, इसको बोलते थे। यहाँ पे जैसे ब्रिटेन जो था भारत में भी था, दूसरी जगह पे वो लड़ाई लड़ रहा था, जैसे मतलब अंगल अफगान वार हो गया। जहां पे अंगल लगा हुआ है ना, उसको एंग्लो पढ़िएगा। एंग्लो अफगान वार का खर्च भारतीय राजस्व खातों पे भारित करना पड़ा। ये ब्रिटिश जो था विदेश में जो लड़ाई जो लड़ रही थी, उसपे जो खर्च जो होता था, उसको ये भारतीय फंड से ही मतलब उसको मतलब स्पॉन्सर करती थी। जिसके कारण जनता में ब्रिटिश राज्य के प्रति व्यापक असंतोष का भावना का विकास हुआ। और 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने शस्त्र अधिनियम पारित किया। ये शस्त्र अधिनियम क्या था, 1878 ईस्वी में पारित के भारतीयों का हथियार रखने पर रोक लगा दिया। समझ रहा है, तो भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे, इस पे लिटन ने 1878 में क्या कर दिया, रोक लगा दिया। 1878 में एक नया और भी एक लेकर आया, जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब भारतीय भाषा की जितनी भी अखबार जो थी, सारे अखबार को प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदी, फारसी, ठीक है, मराठी, पंजाबी, बंगाली, ये सब वर्नाकुलर लैंग्वेज हुआ, मतलब इसको देसी लैंग्वेज बोलते हैं, देसी भाषा बोलते हैं। सारे अखबार को मतलब क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी में एक अखबार जो था, जिसको बोलते हैं अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, जिसको एबी एबीवीपी,
ठीक है, अभी आप न्यूज देखते हो ना, एबीवीपी, सुना होगा आप लोगों ने, न्यूज चैनल है ना एबीवीपी, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर घोष वगैरह ने इसकी स्थापना की थी। इसने अपने रातों रात, ठीक है, क्या किया, भाषा ये बंगाली में आती थी, ठीक है, और इसने क्या किया, कौन सी भाषा में बदल ली, रातों रात अंग्रेजी बदल ली। क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस किस पे लगने थे, भारतीय भाषा पर लगने थे। तो अमृत बाजार पत्रिका ने क्या सोचा, भाई भारतीय भाषा बंगाली, अगर हम अपने न्यूज़पेपर को क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कर देंगे, तो भाई बंद तो नहीं होगा। तो इसने चालाकी करते हुए, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका ने बंगाली से मतलब क्या हो गया, अंग्रेजी हो गया, ठीक है, ताकि इसकी न्यूज, सॉरी, इनका जो प्रेस जो है वो चलते रहे। इसके द्वारा भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दी गई, जिससे शिक्षित भारतीयों में तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। इस प्रकार समग्रतः कहा जा सकता है कि लीटन की तीक्ष्ण एवं प्रतिक्रियावाद विभेद नीतियों ने भारतीय असंतोष को बढ़ाया, जिससे लोगों के राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। तो लिटन के समय में क्या क्या चीज हुआ, सो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, और लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति की चर्चा करिए, मेंस के मद्देनजर इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए मैं दोनों हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जहां जहां पर भी आवश्यकता होती है बता ही देता हूँ, आप लोग उसको नोट कीजिएगा। अब आते इल्बर्ट विल विवाद क्या था, ये ध्यान में रखना, अगर पूछेगा इल्बर्ट विल विवाद किसके समय हुआ, तो रिपन के समय में हुआ। जितने भी ब्रिटिश गवर्नर या फिर वायसराय, उसमें सबसे भला मानू जो था रिपन ही था। रिपन का सब बड़ा ही तारीफ किया था, रिपन से अच्छा कोई नहीं था। रिपन वाकई में एक ऐसा वायसराय जो था, जो भारतीयों के हित के बारे में काम करना चाहता था, लेकिन इसके चक्कर में ये अपने लोगों के समय ही बेआबरू हो गया, ठीक है। इसके व्हाइट पीपुल जो थे, ब्रिटिश जो थे, इनके खिलाफ हो गए, ठीक है। रिपन बहुत सारी चीजें किया जो भारतीयों के हित में थी, ठीक है। तो रिपन को सबसे भला मानुष माना जाता है, जितने भी वायसराय, जितने भी गवर्नर थे, इसको आपको ध्यान में रखना। अंग्रेजों ने जातीय एवं नस्लीय अहंकार ने उनके एवं शिक्षित भारतीयों के मध्य मतभेद उत्पन्न कर दिए। यूरोपीय लोग भारतीयों पर अत्याचार करते थे, किंतु उनके मुकदमे की सुनवाई यूरोपीय न्यायाधीशों के, ठीक है, न्यायालयों में होती थी। ध्यान रखें, एक पहले ज्यूरी सिस्टम था, अभी ज्यूरी सिस्टम नहीं होता। ज्यूरी सिस्टम में मतलब क्या था, ध्यान में रखना, जैसे 7 जज होता था ज्यूरी सिस्टम में, ठीक है। एक बता रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं से 7 ही होता, ज्यादा भी हो सकता था। इसमें जो थे ना, 7 जज अपना मत रखते थे, मतलब कोई केस का है ना, तो वो 4 जज जो है इस फेवर में से इसको सजा होना चाहिए, और 3 जज इस फेवर में से इसको सजा नहीं होना चाहिए, तो उस व्यक्ति को सजा हो जाएगी, क्योंकि 4 जूरी जो है बोल रहे सजा होनी चाहिए, ठीक है। और 3, अगर मान लीजिए किसी 4 जूरी बोले नहीं होनी चाहिए और 3 बोले होनी चाहिए, तो जो जिनकी संख्या ज्यादा रहेगी ना, उसको माना जाएगा। ये ज्यूरी सिस्टम होता है। अब ये सिस्टम नहीं है, पहले थी, ब्रिटिश के समय में थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश का जो मानना था, भाई साहब, यूरोपीय लोग जो है उनकी सुनवाई कहाँ होनी चाहिए, यूरोपीय न्यायाधीशों के न्यायालयों में होनी चाहिए, जिसके कारण यूरोपीय नागरिक आसानी से छूट जाते थे, ध्यान में रखना। अब भारतीय के ऊपर मतलब क्या करते थे, हमले करते थे, मारपीट करते थे, और उनका केस का फैसला किसके पास जाते थे, यूरोपीय न्यायालयों के सामने जाते थे। तो यूरोपीय न्यायालय के जो जज जो थे, उनको सजा देते ही नहीं थे। इसी क्रम में रिपन के शासनकाल में सर सीपी इल्बर्ट, जो कि वायसराय की परिषद में विधि सदस्य था, ध्यान में रखना, नाम इंपोर्टेंट है, उन्होंने 1883 में एक बिल पेश किया, जिसका उद्देश्य ये था, जातिगत भेद पर आधारित न्यायिक योग्यता समाप्त किया जाए। तो न्यायिक अयोग्यताएं जो है वो जातिगत नहीं होना चाहिए, इसे कौन इंडियन है, कौन मतलब ब्रिटिश है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थात जब भारतीय न्यायाधीशों को भी यूरोपीय अपराधी नागरिकों के मुकदमे सुनने का अधिकार मिल गया, ठीक है, तो भारतीय न्यायाधीश जो है वो भी यूरोपीय लोगों के अपराधी मुकदमे जो थे वो सुन सकते थे। भारत में रहने वाले लगभग सभी यूरोपीय लोगों ने इसका विरोध किया, ध्यान में रखना। उनके विरोध में प्रदर्शन का कारण उस बिल में संशोधन करना पड़ा। संशोधित विधेयक के अनुसार यदि यूरोपीय व्यक्तियों के मामले दंड न्यायिक अथवा सेशन जज के समक्ष आते, तो उनकी सुनवाई 12 सदस्यीय जूरी द्वारा की जाती, जिनमें कम से कम कितने, 7 सदस्य यूरोपीय होना, ध्यान में रखना, कितने सदस्य है, 12। यूरोपीय कितनी होनी चाहिए, 7। भारतीय कितनी होने चाहिए, 5 इंडियन, ठीक है। आप ध्यान रखना, जूरी सिस्टम में क्या होता था, जिसकी संख्या ज्यादा उसकी बात मानी जाएगी। जो यूरोपियन जो है, यूरोपियन लोगों को सजा देने का काम करेगा, नहीं देगा। ये सातों के 7 लोग अगर मान लो फेवर में चला जाएगा, कोई यूरोपियन किसी भारतीय की हत्या कर दी गई, ठीक है, केस आया, 12 लोगों का जूरी है, 7 उसमें यूरोपियन है, 5 जो है मतलब क्या, भारतीय है। ये 5 भारतीय जो थे सजा का फेवर में है, ठीक है, और 7 में से
6 ही मान लो सजा के फेवर में नहीं है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को सजा होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब निकल कर आई तो लोगों के मन में हुआ, मतलब ये ब्रिटिश लोग तो ये बहुत मतलब अ, भारतीयों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये सारी चीजें निकल कर आए, तो इनसे भी मतलब क्या हुआ, असंतोष की भावना क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये परिवर्तन हुआ। इनमें से प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय आया, तो ध्यान, रिपन के समय। इल्बर्ट का जो बिल जो किसने तैयार किया था, उस व्यक्ति का नाम क्या है, सीपी इल्बर्ट। इल्बर्ट के नाम से ही इल्बर्ट बिल है। ठीक है, इल्बर्ट साहब कौन थे, सीपी इल्बर्ट कौन थे, तो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद जो थी उसमें से विधि सदस्य थे। विधि सदस्य का मतलब एक तरह से लॉ मिनिस्टर से आप समझ लीजिए। ठीक है, कब आई थी इल्बर्ट बिल विवाद, 1883 में आई थी। ठीक है, क्या था इल्बर्ट बिल विवाद में, क्या था, जो आपराधिक मुकदमे जो होंगे, जो भारत उसमें जो भारतीयों के खिलाफ होंगे, उसमें मतलब भारतीय जज भी मतलब यूरोपियन लोगों का मुकदमा को सुन सकते थे। लेकिन इसमें क्या हुआ, विद्रोह, विरोध हुआ किसके द्वारा, जो भारत में रहने वाले जो यूरोपियन थे उनके द्वारा। इसके बाद बिल में परिवर्तन करना पड़ा और ज्यूरी सिस्टम में क्या बदलाव किया गया। कितने लोग होंगे ज्यूरी सिस्टम में, 12 लोग होंगे, जिनमें से यूरोपियन कितने होंगे, 7 होंगे, और भारतीय कितने होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इल्बर्ट बिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दे देगा, इल्बर्ट बिल लॉर्ड डिपन के समय में आया, बिल्कुल ठीक है। यह बिल 1883 में इंट्रोड्यूस किया गया, बिल्कुल ठीक है। इस बिल को तैयार करने वाला जो व्यक्ति का नाम था सीपी इल्बर्ट है, जो कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य थे, ये भी ठीक है। आप पूछ देगा इस बिल में मतलब क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ेगा विरोध के बाद। और चेंज करने के बाद ज्यूरी सिस्टम में 13 सदस्य थे, जिसमें से बोल देगा 7 ब्रिटिश थे या 6 जो थे इंडियन थे। यही गलत हो जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस आपको गलत दे देगा, इससे आपका नंबर खराब हो जाता है। तो ध्यान रखना, 12 सदस्य थे, जिनमें से यूरोपियन 7 थे, भारतीय कितने थे, 5 थे, इसको याद रखना। ध्यान रखना, इसमें एक कंडीशन और भी, 7 सदस्य यूरोपियन होंगे या फिर अमेरिकी भी हो सकते हैं। यदि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो तो मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हस्तांतरित की जाएगी। समझ रहा है, मतलब झगड़ा लड़ाई गांव में हुआ, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो उसको हाईकोर्ट में उसको डाला जाएगा। इस प्रकार की घटना को अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे नस्लीय भेदभाव को उजागर उजागर किया। फलस्वरूप भारतीय में अंग्रेजों के विरुद्ध घृणा का भाव उत्पन्न हुआ, संगठित आंदोलन की प्रेरणा देगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई आपको, इसको पढ़िएगा। और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, जो कि 7 से 8 नंबर में ही पूछा जाता है, और छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न टॉपिक से बनते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इसको एक बार पढ़िएगा और पढ़कर समझ विकसित करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और भी, कल जो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, यहाँ से पढ़ाएंगे कांग्रेस के गठन की पूर्व स्थापित प्रमुख संस्थाएं, और उसके बाद कांग्रेस की स्थापना में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये सारा टॉपिक जो है प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ऊपर वाला टॉपिक मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन कांग्रेस के गठन के पूर्व की स्थापित प्रमुख संस्थाएं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट आएंगे, व्यक्ति का भी नाम आएगा, साल का भी नाम आएगा, तो इसको आपको समझने का प्रयास करनी चाहिए। ठीक है, तो इसको पढ़ कर आ जाइएगा आगे। फिलहाल हम लोग हिस्ट्री को लेकर चलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में 114 नंबर का हिस्ट्री आपको पूछता है, ध्यान में रखना। कितना, 114 नंबर का हिस्ट्री जो है आपको मेंस में पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री या पॉलिटी भी 114 नंबर का होता है। ये टोटल 228 नंबर हुआ। पहले मैं इसको पढ़ा के आपको समाप्त कर दूंगा। ठीक है, फिर हम लोग मेंस के लिए अदर सब्जेक्ट को भी हम लोग चुनेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल इसी समय, 9 साढ़े 9 के बीच सर में आपकी पूछ क्लासेस। ठीक है, हाँ अब बोलो क्या बोलना। सर पूछना था।